आपने मंशा वो किए। मंशा चैप्टर नंबर 9 जो मैंने कल कराया था उसमें किया कुछ आपने? अब हम अपना सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले थे लास्ट क्लास में। इसका मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दिया था। आज हम उसकी स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है। तो चैप्टर का नाम आपने शायद डाल लिया होगा लास्ट क्लास में, रे ऑप्टिक। ये शायद क्लास का चैप्टर नंबर 9 है। 9 ही है। जी फिजिक्स का पता किया आपने? सर, नहीं अभी नहीं नहीं कंफर्म हुआ है। कंफर्म करो यार, चैप्टर नंबर 4 5 का कंफर्म करो पहले, सबसे पहले। आ रहा है या नहीं, फिर मैं उसके बाद बताऊंगा क्या करना। सर, केमिस्ट्री का पता चल गया है, मैथ्स का भी पता चल गया है। देखिए इस चैप्टर में आप एक तो पढ़ेंगे लाइट के बारे में, और उसके अलावा आप पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के आपने नाम सुने होंगे। जैसे कि सबसे इजी होता है आपका माइक्रोस्कोप। क्या होता है, क्या प्रिंसिपल होता है? एक होता है टेलीस्कोप। ठीक है। ये दो हैं। इनकी टाइप्स पढ़ते हैं हम, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये टेलीस्कोप जो होता है इसको पढ़ते हैं हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। काम क्या होता है दोनों का? बेसिकली ये बहुत छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है, और ये बहुत बड़ी चीजों को, इसकी इमेज छोटी करके बना देता है। तो आप इसको पढ़ तभी पाएंगे जब आपको इमेज की स्टडी करनी आती होगी, लाइट की स्टडी करनी आती होगी। तो कुछ टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर जो हमें वन बाय वन डिस्कस करने रहेंगे। ठीक है। सबसे पहला हमारा टॉपिक है। इसमें कुछ चीजें शुरू में जो आपको लगेंगी, हो सकता है कि आपको लगे कि ये बहुत ही इजी चीजें हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा पार्ट है, इसको पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लास 10th में आप लोगों ने इनको पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। उसके बाद सेकंड टॉपिक है हमारा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जो हमें पढ़ना है। फिर है हमारा थर्ड नंबर पर कैलकुलेशन पार्ट। कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मिरर फॉर्मूला। नाम सुना है मिरर फॉर्मूले का? 1/v प्लस 1/u इक्वल्स वन जी बाई एफ वाला। हाँ, मिरर फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, और इसको यूज करते करते आप लेंस पे पहुंचेंगे, और लेंस मेकर फॉर्मूला आपका मेनली क्लास 12th में पढ़ा जाता है। ये फॉर्मूले आप पढ़ते पढ़ते हुए निकल जाएंगे इनको, ताकि आपका रिवीजन टाइप हो जाए। ज्यादा टिपिकल यूज नहीं आएगा, लेकिन जहां से ये यूज होगा, इसका एप्लीकेशन जहां पर होता है वो लेंस फॉर्मूले में होता है, लेंस मेकर फॉर्मूला बोलते हैं। आपने पढ़ा होंगे, दो फार्मूले पढ़े होंगे। एक तो आपने पढ़ा होगा मिरर फॉर्मूला। क्या होता है रेहान मिरर फॉर्मूला? 1/v 1/v प्लस वन बाई वन यू अपॉन यू इज इक्वल टू 1/f। इक्वल्स 1/। क्या नाम है आपका, मंतशा? एक होता है लेंस फॉर्मूला। क्या होता है? मंतशा है तो क्लास? ध्यान नहीं है। नहीं पढ़ा? तो तो ध्यान नहीं पाना। ध्यान नहीं है। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है जो आपको पढ़ाई जाती है।
ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन क्लास 10th लेवल के तो इससे हो जाएंगे, लेकिन 11th 12th लेवल पर थोड़ा सा चीजों को और ज्यादा पढ़ना होता है। ये तो आपने सुने होंगे इन दोनों फार्मूले के नाम। अब क्या है कि आपको इनको थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। 4th नंबर पर हमारा है रिफ्लेक्शन। जैसा ही एक फिनोमेना होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। अगर एक ही मीडियम में रहेगी तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन फिनोमेना। अगर दूसरे में जा रही है तो उसको बोला जाता है रिफ्रैक्शन फिनोमेना। रिफ्रैक्शन फिनोमेना या रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। रिफ्लेक्शन में क्या होता है यहां समझ लीजिए। ऐसे करके कोई मिरर है, लाइट आई, टकरा कर वापस चली गई, ये रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्रैक्शन लाइट आती है और टकरा करके लाइट मीडियम से पास कर जाती है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन फिनोमेना। ये तो सिर्फ इसको ऊपर ऊपर से देखने में पता लगता है, आप डीपली पढ़ोगे तो इसमें कई सारी चीजें होती हैं डिस्कस करने को। उसके बाद आपने पढ़ना है 5th नंबर पर एक फिनोमेना होता है जिसको बोलते हैं टोटल इंटरनल। नाम सुना है इसका क्लास 10th में कभी? रिफ्लेक्शन। शायद। हाँ, इसको एक फिनोमेना को हम पढ़ेंगे, काफी अच्छा फिनोमेना है। लूमिंग वगैरह जो होती है, मिराज फॉर्मेशन जो होती है, वो इसी फिनोमेना की वजह से होती है। नाम सुने हैं ऐसी टर्म्स? लूमिंग, मिराज फॉर्मेशन। यस सर। जी। आपने सुना है रेहान? नहीं। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन थ्रू दी ऑप्टिकल फाइबर। जो आपके ऑप्टिकल फाइबर होते हैं उससे रिफ्लेक्शन कराते हैं। बेसिकली आप लोगों ने ना अभी नाम सुना होगा, ऑप्टिकल फाइबर का नाम कभी सुना होगा तो किस चीज में सुना होगा? आपने वाईफाई के अंदर सुना होगा। वाईफाई में जो वायर लगता है वो बोलते हैं कि ये वायर जो है वो किसका है? ये ऑप्टिकल फाइबर है। ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली क्या होता है कि एक तार की डिजाइनिंग होती है इस तरह से, इसके ऊपर और भी लेयर्स होती हैं। ठीक है। मैं सिर्फ अभी अंदर वाली लेयर की बात कर रहा हूँ। तो सिग्नल इसके अंदर जाता है, टकरा के यहाँ आता है, यहाँ आता है, यहाँ आता है, यहाँ आता है, यहाँ आता है। जहां पर आपको इसकी रिक्वायरमेंट होती है आप वहां ले सकते हो। तो ऑप्टिकल फाइबर इस तरह से डिजाइन होता है कि वो सिग्नल को अपने अंदर ही रखता है। इसीलिए घर है आपका, घर के इस कोने में आपके इंटरनेट नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे? आप वायर ले जाओगे और यहाँ पर इंटरनेट पहुंचा दोगे। तो कुछ लोग इसको लेन केबल बोलते हैं। तो लेन केबल जो होती है उसमें जो आप फाइबर का यूज करते हैं या वायर का यूज करते हैं वो आपका ऑप्टिकल फाइबर का बना होता है। मैं बहुत बेसिक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, उनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीजों को। ठीक है। और इसके अलावा हमारा है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑन द स्फेरिकल सरफेस। एक स्फेरिकल सरफेस अगर है आपके पास तो उस पर किस तरीके से रिफ्रैक्शन होगा। नॉर्मल रिफ्रैक्शन आपने देखा होगा, क्या होता है कि एक आपके पास ग्लास स्लैब है, इसके ऊपर अगर आप लाइट डालोगे तो लाइट ऐसे जाएगी। लाइट अगर रेयर से डेंसर में जा रही है तो बैंड कर जाती है और फिर दोबारा बैंड कर जाती है। तो आपको लगेगा कि लाइट ऐसे जाएगी, लेकिन एक्चुअल में लाइट आपको यहाँ पर जाती भी दिखती है। तो लाइट ने अपने पाथ को भटका, किसी न किसी डिस्टेंस से भटकती है। इसी को आप बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो स्ट्रेट पाथ पर हो गया, लेकिन आपका जो अगला टॉपिक है वो किस चीज के बारे में है कि जब आप रिफ्रैक्शन कराएंगे किससे? एक स्फेरिकल सरफेस से।
इस तरह की आपकी स्फेरिकल सरफेस है, आप इससे लाइट पास करा रहे हो, तब क्या होगा? तो आप इस चीज को इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसके बाद में लेंसेज। लेंसेज क्या होते हैं, लेंसेज किस तरीके से काम करते हैं, लेंसेज का प्रिंसिपल क्या होता है, कौन से लेंस कहाँ पे यूज कर सकते हैं, छोटी चीजों को बड़ा देखने के लिए कौन सा यूज होगा, बड़ी चीजों को छोटा करके देखने के लिए कौन सा यूज होगा, मिरर, जो साइड मिरर होता है उसमें कौन सा लेंस यूज होता है, या डॉक्टर जो दांत वगैरह देखते हैं इंसान के, उसमें कीड़ा लगा होता है, अब वो कीड़ा इतना छोटा होता है कि नॉर्मली देखने पे नहीं दिखता, या अगर किसी के दांत में अंदर की साइड कीड़ा लगा हुआ है तो मेरा फेस इतना बड़ा नहीं है कि मैं उसको अंदर डाल के देख सकूं, तो वो क्या करते हैं, उसको एक मिरर के थ्रू देखते हैं, रिफ्लेक्शन के थ्रू देखते हैं, उसको मैग्नीफाई करते हैं। तो चीजों को कई बार हमें मैग्नीफाई करके बड़ा करना होता है, कई बार हमें डिमिनिश करना होता है, छोटा करके देखना होता है। मान लो एक बहुत बड़े ऑब्जेक्ट की आपको इमेज देखनी है, तो कैसे देखोगे? आप उसको एक बार में ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, तो आप उसकी एक इमेज बनाओगे छोटा करके, फिर दिखाओगे किसी को। नॉर्मली अगर किसी को वीनस दिखाना है तो वीनस एक बार में थोड़ी ना देख पाएगा कोई, लेकिन हाँ, उसका जो स्ट्रक्चर आप देखोगे दूर से, तो उसका फोटो लोगे। अब फोटो आप छोटा करके तो लेते हो, जितना बड़ा फोटो है क्या वीनस भी उतना ही बड़ा होगा? इस तरह नॉर्मल ह्यूमन का जो साइज होता है, आप उसको मैग्नीफाई कर सकते हैं, उसको छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें कैसे होती हैं? विद द हेल्प ऑफ लेंसेज होती हैं। लेंस दोनों तरह के होते हैं, छोटी चीजों को बड़ा कर देते हैं, बड़ी चीजों को छोटा कर देते हैं। और ज्यादा बड़ा करना होता है तो आप कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का यूज करते हैं। आपके पास एक लेंस है, वो चीजों को मान लो बड़ा कर रहा है, उसके बाद और लेंस लगा सकते हैं आप। उसके अलावा अगर किसी ने कैमरा वगैरह यूज किए होंगे, या मोबाइल फोन अगर यूज किए होंगे, तो उसमें ना लेंसेज की कैटेगरी होती है कि इसमें 6 लेयर्ड लेंस है, या इसमें 5 लेयर्ड लेंस है। इसका मतलब क्या होता है कि जो लेंसेज इसके अंदर लगे हुए हैं उसकी टोटल 6 लेयर है या 5 लेयर है। इसका मीनिंग सिंपली ये है कि अगर आपको कोई चीज बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करनी है, जैसे अभी सैमसंग S22 अल्ट्रा प्रो करके कोई मोबाइल है, उसमें शायद 8 लेयर है या 6 लेयर्स है कैमरे की, तो वो इसको इस लेवल तक मैग्नीफाई करता है कि आप चांद का पिक्चर ले सकते हो। मतलब बहुत खूबसूरत पिक्चर आता है, एक्चुअल में चांद देख सकते हो आपके, किस तरह से चांद की सरफेस दिखेगी। बहुत मतलब बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करके दिखा रहा है। देखा है कभी किसी ने? यस। अब देखिए इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, ये है आपका लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला, इससे न्यूमेरिकल भी आता है, और बेसिकली तो इससे न्यूमेरिकल ही आता है। आपको अगर इसका डेरिवेशन भी आ जाए तो अच्छी बात है। लेंस मेकर फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और कुछ कुछ इसमें टॉपिक पढ़ेंगे हम, जैसे मैग्निफिकेशन वगैरह, तो वो हम यहाँ पर इसको मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है 10वें नंबर पर पावर ऑफ द लेंस। नाम सुना है आपने? जो चश्मा लगाते हैं उन्होंने पावर सुना होगा कि तेरे कितने पावर का चश्मा है। ये सर, ये वाला लेंस मेकर फॉर्मूला पे आया था न्यूमेरिकल इस साल भी। इस साल आया था? हर साल आएगा यस। पावर ऑफ द लेंस। कभी सुना है नाम का कि आपके चश्मा लगा हुआ है तो चश्मा कितना है, कितने डायोप्टर का चश्मा है? बेसिकली वो पावर बोलते हैं कि किस पावर का चश्मा है, यूनिट तो नहीं बोलते। और मुझे लगता है कि जो लोग चश्मा बना के भी देते हैं ना आपको, उनको भी पावर की यूनिट नहीं पता होगी, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी किस में नापते हैं। लेकिन आप इस लेवल की कैलकुलेशन कर लोगे कि आपको दिखेगा कि एक इंसान को अगर इतनी दूर का नहीं दिख रहा, तो उसको कितने पावर का चश्मा लगाना चाहिए। आप एग्जैक्ट एक्यूरेट निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ना कि आपको कितनी दूर का क्लियर नहीं दिख रहा। अभी मान लो डॉक्टर के पास जा रहे हो आप, 1 मिनट। हेलो। हाँ, पढ़ा रहा हूँ। नहीं नहीं, कपड़े नहीं है। कपड़े हैं मेरे यहाँ पे वैसे नहीं है, नए कपड़े। ओके, दावत में जाऊँ, पिटने जाऊँ वहाँ पे मैं? अरे कपड़े नहीं है मेरे पास, स्कूल का ड्रेस पहन के जाऊंगा दावत में। अरे मैं नहीं जा रहा, ये हालत वैसे खराब हो गई।
हेलो। जी। आवाज आ रही है मेरी? यस। मनशा, आवाज आ रही है क्या? यस सर। ओके ओके, सॉरी। पावर ऑफ लेंसेज के बारे में पढ़ना है हमें, ठीक है। और उसके अलावा इसमें ही कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज क्या होते हैं, ठीक है। बाकी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म एक टॉपिक है आपका। पासिज ऑफ द लाइट, लाइट का पास करना ही अपने आप में कहलाता है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। 12 नंबर पर अगर हम बात करें इसकी, कि क्या पढ़ना है, ये थोड़ा सा देखो, अब यहाँ पर अलग आ जाएगा। इसको अलग पेन से लिखता हूँ, ये आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इसमें जो जो चीजें आपने पढ़नी है वो मैं बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहला है आपका माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होता है इसके बारे में। दूसरे पर है आपके पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। फिर है, incoming voice call from Siki. हेलो, आप आगे, घर पर ही हूँ। होने वाला हूँ फिर 20 मिनट आ रहा हूँ, चल। तो ये दो टॉपिक ही आपके मेन हैं, बाकी इसमें जो जो चीजें हम बीच में पढ़ते रहेंगे वो लिखते रहेंगे। लेकिन आपको एक थोड़ा सा शेड्यूल तैयार हो गया होगा इसके, आपको पढ़ना क्या क्या है। वॉइस ब्रेक करती है कि मेरी कॉल आती है तो? हेलो। नो सर। तो हम वन बाय वन चीजें पढ़ेंगे। रेहान, आपने क्लास 10 में पढ़ा है चैप्टर लाइट? सर पढ़ा है, वो रे डायग्राम भी पढ़ा हूँ पर सब भूल गया। चलिए, वेरी गुड। तो आपको और सही से समझ में आएगा, लेकिन आपने मंतशा कई बार पढ़ लिया है ये। जैसे मैंने आपको 10th में पढ़ाया था, फिर मैंने आपको शायद एंट्रेंस जब आपने दिया था तब पढ़ाया था। तो आपको कहीं कहीं पर हो सकता है कि ये लगे कि सर ये क्या बता रहे हो, लेकिन टॉपिक है तो बताना मुझे पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला हमारा हेडिंग रहेगा इस चैप्टर का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि जब आप लाइट को किसी सरफेस पे गिराते हैं और वो उसी मीडियम में वापस आ जाती है, तो इस फिनोमेना को आप बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, द फिनोमेना। फिर कंटेंट लिखना है। हाँ हाँ, लिख लीजिए, मतलब ज्यादा नहीं है, एक या दो दिन चलेगा ये, इसमें चीजें भी आएंगी और जो आपके काम की होंगी, ठीक है। फिनोमेना ऑफ द चेंज इन द पाथ ऑफ द लाइट विदाउट एनी चेंज इन द मीडियम। इन द मीडियम, ठीक है। तो जो जो डायग्राम्स चैप्टर के होंगे हम उसको रेड पेन से बनाएंगे। जैसे क्या होगा, पहले इस चीज को समझिएगा। ये होती है सरफेस, और सरफेस पर एक साइड हो रही होती है कोटिंग। कोटिंग कह लीजिए या पॉलिश कह लीजिए। अ, बताएगा कोई ये कौन सी मटेरियल की कोटिंग या पॉलिश होती है? फिर सिल्वर। सिल्वर नाइट्रेट। क्यों होती है? क्योंकि सिल्वर जो होता है ये
आपका बेस्ट रिफ्लेक्टर में आता है। तो अब इसके ऊपर आप गिराइए लाइट। लाइट जो गिरेगी, जिस पॉइंट पर गिरेगी, उस पॉइंट पर हम एक इमेजिनरी लाइन मानते हैं, जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, और उसको बोला जाता है नॉर्मल। तो वो लाइट आएगी, इस पॉइंट पर स्ट्राइक करेगी, और इस पॉइंट से टकरा के वो वापस चली जाएगी। तो ये फिनोमेना कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जो लाइट आई, रे जो लाइट आ रही है, इसको बोला जाता है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे टकराती है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और टकरा के जब चली जाती है इधर, तो इसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। ये जो सरफेस है, ये सरफेस आपकी पॉलिश होती है। एक साइड जो मैंने नीचे इस तरह से लाइनें बनाई हैं, इस साइड से पॉलिश्ड है। ऊपर वाली सरफेस अनपॉलिश्ड होती है। और वो सरफेस, ध्यान रखिएगा, वो सरफेस होती है स्मूथ। अब ये सरफेस का स्मूथनेस का क्या मतलब है, बताता हूँ। अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे ना इस सरफेस को, तो वो आपको कुछ इस तरह की नजर आएगी, कहीं से ऊंची कहीं से नीचे। ठीक है, तो ऐसा मत मानिएगा। आप मानिएगा कि ये जो सरफेस आपको दे रखी है, वो सरफेस बिल्कुल स्ट्रेट और स्मूथ सरफेस है। ऐसी सरफेस वैसे होती नहीं है, लेकिन आप मान लीजिएगा इसको। क्योंकि थोड़ा आगे जाकर आपको पता लगेगा कि रिफ्लेक्शन जो होता है वो बेसिकली इस सरफेस के थ्रू होता है। ये जो सरफेस है ना, इसके थ्रू, ना कि ऐसे सरफेस के थ्रू। लेकिन आपको फिर भी कैसी माननी है इसको? स्मूथ सरफेस माननी है। लाइट आई, टकरा के निकल जाएगी। जब बना ले तो बताइएगा, बना लियो। बना लिया? नो सर। जी। ओके। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बेसिकली दो लॉज होते हैं। पहला लॉ जो होता है, वो बोलता है, बताएंगे आप मंतशा क्या होता है पहला लॉ? भूल गए? हाँ। हेलो। जी। मंशा है क्या क्लास में? मंशा, जी सर। बताइए पहला लॉ क्या होता है?
Sir, angle of incidence is equal to angle of reflection. इंसिडेंट रे कॉमा Reflected ray and normal lie in the same plane. रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर lie on the same plane. देखिए ये पहला लॉ बोलता है कि जो आपने सरफेस दे रखी है ना, इसको प्लेन सरफेस बोल दीजिए। अब जो लाइट आपने इसके ऊपर फॉल की, इसको आप इंसिडेंट रे बोलते हैं। ऐसे लिख देता हूं IR। और जिसके थ्रू ये रिफ्लेक्ट करेगी, उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों के तीनों जो लाई करते हैं वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ये हमारा किसने बोला है? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ने। अब इसी के जैसा सेकंड लॉ है हमारा, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जो आपने बाद में बोला था, पहले बोला था, वो बाद वाला बोल दिया था। वो कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये एंगल क्या होते हैं, इनकी हम बात कर लेते हैं। नॉर्मली ये मेरी सरफेस है, ये सरफेस पे नॉर्मल है। ये एक लाइट आ रही है, टकरा के लाइट इधर चली जाएगी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पर बनते हैं दो एंगल। एक एंगल बनता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, इसको बोला जाता है एंगल आई। और एक एंगल बनता है यहाँ पर, ये होता है एंगल आर। तो एंगल आई जो है, इसको बोला जाता है इंसिडेंट एंगल। और जो एंगल आर होता है, इसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड एंगल। सेकेंड लॉ जो बोलता है, वो बोलता है कि एंगल आई जो होगा, वो हमेशा एंगल आर के बराबर होगा। आ रही है बात समझ में? जी। अब अगर बात समझ में आ रही है, तो ये तो दोनों लॉज हो गए। इस पर हम कुछ बेसिक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, बहुत इजी इजी है। पहला पार्ट है कि ये आपकी पॉलिश सरफेस है, ये आपका नॉर्मल है, ये लाइट आ रही है, ये लाइट जा रही है। तो ये वाला एंगल जो है आपका 30 डिग्री है, यानी एंगल आई जो है वो 30 डिग्री है। एंगल आर बताना है आपको कितना होगा। कितना 30। होगा? 30 ही होगा। ठीक है। सेकंड, एक सरफेस है, ये नॉर्मल है, इस बार ये एंगल दे रखा है आपको 30 डिग्री। तो आपको बताना है कि एंगल आई कितना होगा 60 और degree. एंगल आर कितना होगा। कितना होगा? 60 60।
of 60. देखो क्यों, क्योंकि नॉर्मल जो है ये पूरा 90 है, ये 30 है, तो एंगल आई जो बचेगा आपका, यानी एंगल आई जो होगा वो होगा 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री यानी 60 डिग्री। और एंगल आई जितना होता है उतना ही एंगल आर होता है, तो वो भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ थर्ड पार्ट। ये है सरफेस, और एक ये है सरफेस, फोर्थ पार्ट। लाइट आई, मान लो ये टच करती हुई जा रही है ठीक है, ये टच करती हुई जा रही है, आ रही है, ये जा रही है, और एक बार लाइट ऐसे आ रही है और ऐसे ही जा रही है। तो मुझे बताओ दोनों केसेस में एंगल आई कितना होगा और एंगल आर कितना होगा। यहाँ पर एंगल आई कितना होगा और एंगल आर कितना होगा, बताओ। क्या हुआ? फोर्थ पार्ट में 0 डिग्री है। क्या हुआ रेहान? क्या होगा थर्ड पार्ट में? फोर्थ में तो 0 0 होगा, चलो 0 डिग्री, और ये भी 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था एंगल जो होता है वो नॉर्मल के और इंसिडेंट रे के और नॉर्मल के और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में होता है। अगर आप यहाँ नॉर्मल बनाओगे तो नॉर्मल भी तो उसके ऊपर ही बनेगा जस्ट, तो इन दोनों के बीच में तो कोई सर एंगल नहीं थर्ड है। में 180 होगा। क्या बात है भाई, ये रहा नॉर्मल, ये रही इंसिडेंट रे, और ये रही रिफ्लेक्टेड रे, तो इन दोनों के बीच में कितना दिख रहा है? 90 डिग्री दिख रहा है ना? जी। जी। वैसे ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको बनवा लेंगे। ठीक है ना? जी सर। ठीक है। अब आते हैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स पर, जो कि शायद ये चीज नहीं है, मंतशा आप भी लिख लीजिएगा। अभी नहीं, मतलब मैं ये भेज दूंगा आप। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं ऑफ एन इमेज, एक इमेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी आती है इसकी, जो आपकी, मान लो नेचर दे रखा है, नेचर ऑफ द इमेज। वह उसने बोल दिया कि नेचर जो है वो इरेक्ट है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। ठीक है, तो इसके साथ ध्यान रखिएगा वो इमेज हमेशा कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी। ठीक है, वर्चुअल इमेज का मतलब झूठी इमेज। झूठी इमेज को कैसे लिखेंगे? झूठी, झा, झूठी इमेज। मात्राएं मेरी हिंदी की बहुत कमजोर है, अगर गलत लिख दिया हो तो आप लोग ठीक लिखना। ठीक है, वर्चुअल इमेज होती है
फिर मुझे भी नहीं आता। वेरी गुड। तो फिर ऐसे ही लिख लेना। सेकंड नंबर पर, अगर आपके पास प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर, तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं कि वो सेम डिस्टेंस पर इमेज बनाता है। इमेज फ्रॉम द मिरर एज ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। कहने का मतलब है ये कि अगर ये आपका प्लेन मिरर है और 10 मीटर दूरी पर कोई इंसान खड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज जो बनेगी वो 10 मीटर दूरी पर ही बनेगी प्लेन मिरर के लिए। ठीक है। दूसरी बात, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपकी हाइट 2 मीटर है, तो आपको कितने हाइट का मिरर चाहिएगा अपने आप को फुल देखने के लिए मिनिमम? मंतशा बताएंगे। So 1 meter. 1 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का आधा होता है